समय का खास होना ज़रूरी नहीं है, खास लोगों के लिए समय होना ज़रूरी है। जिस किसी ने भी ये बात कही है, बड़ी शानदार बात कही है। समय हर किसी के पास होता है, लेकिन उसकी कीमत हर कोई नहीं जानता। काफ़ी सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि टाइम इज़ मनी, समय ही सब कुछ है। इसलिए इसे अच्छी तरह से मैनेज करना हम सभी को आना चाहिए। हम सभी की ज़िंदगी में हर रोज़ 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सारा समय हमारे पास होने पर भी हमें समय की कमी आजकल इतनी ज़्यादा क्यों होती है? जबकि ऐसा नहीं है कि हम समय को मैनेज करना नहीं जानते या नहीं करते। हम हर तरफ से अपने समय को मैनेज करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम कोई क्रिएटिव या प्रोडक्टिव काम करने के लिए निकाल सके। हम खुद को मल्टीटास्कर बनाने की कोशिश करने लगते हैं, मतलब एक ही समय में एक से ज़्यादा काम। जैसे सुबह ब्रश करते हुए न्यूज़ हेडलाइन पर नज़र डालते हैं, शेयर मार्केट के अप्स डाउन पर चाय पीते हुए हमारी नज़रें होती है, लंच करते हुए अपने ईमेल का जवाब देते हैं, नहाते हुए पूरे दिन की प्लानिंग दिमाग में चल रही होती है। पर ऐसा करते हुए एक समय के बाद हम खुद उस समय के जाल में फंस जाते हैं और हमें अपनी लाइफ बड़ी ही मुश्किल नजर आती है। क्या ही वही हॉस्टल कल्चर यानी भागदौड़ वाला कल्चर है जिसका एक हिस्सा बनकर सभी गर्व महसूस करते हैं? क्या हमेशा थका थका रहना, गुस्सा करना या परेशान महसूस करना आम बात हो गई है? ये समरी ये साबित कर देगी कि टाइम मैनेजमेंट अब किसी काम का नहीं रहा और इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ये सीखेंगे कि माइंड मैनेजमेंट सक्सेस पाने और कोई भी काम करने में कैसे आपकी मदद कर सकता है। आप ये भी सीखेंगे कि कुछ पाने के लिए आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट अपने गोल्स को पाने का बेहतर तरीका है। इस बुक को अच्छे से समझाने के लिए हम इसे 6 चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं माइंड मैनेजमेंट के बारे में। प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट की कंपेयर में माइंड मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा है। हम सभी अपने दिन के वक्त को कितनी इफेक्टिव ढंग से बिताते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपनी नाजुक मेंटल एनर्जी को कितनी अच्छी तरह से मैनेज और इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी भी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो उस काम में पूरी तरीके से फोकस करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। वहीं अगर हमें माइंड मैनेजमेंट की टेक्निक का पता होता तो हम अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। कभी कभी ये असली नहीं लगता, लेकिन असल में ये एक स्ट्रैटेजी बन सकती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को कम पेनफुल बना सकते हैं। आप सभी को अपने काम को आसान और कम पेनफुल बनाने के लिए क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। जब आपके पास क्रिएटिव इंसाइट होती है तो आप दिमाग के अलग अलग एरिया से अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। ये सब कुछ काफ़ी अचानक से होता है और सिर्फ कुछ ही पलों में उनसे कुछ टकराते हैं और फिर आपके पास एक इंसाइट होती है और एक अच्छा आइडिया निकल कर आता है। कुल मिलाकर इंसाइट एक बुलबुलैया को हल करने की तरह है, जहां आपको सॉल्यूशन ढूंढने से पहले सभी अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ता है। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपनी क्रिएटिव एनर्जी को प्रायोरिटी देना, लेकिन यह आपका वक्त भी ज़ाया कर सकता है। आपने कभी अपनी लंबी टू डू लिस्ट को देखकर जीरो मोटिवेशन फील किया है? ऐसा हम सभी के साथ होता है, लेकिन फिर भी माइंड मैनेजमेंट से आप इस मुश्किल से निकल सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है किसी काम या प्रॉब्लम को अलग नज़रिए से देखना। टाइम मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? ज़्यादातर समय इस सवाल की वजह से आप बहाने करने लगते हैं। आप ये जानते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए, लेकिन उसे करने के लिए आपके पास फोकस और मोटिवेशन नहीं होता। दूसरी तरफ माइंड मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं, अभी मैं कौन सा काम करने के मूड में हूँ और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरे मूड के साथ फिट हो सके। अपने काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका मेंटल स्टेट और वो काम दोनों एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए। इससे एनर्जी और टाइम जैसे रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होते। जब हम रियलिटी में चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने टाइम का मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा माइंड मैनेजमेंट पर फोकस करें। ऐसे आप अपने काम पर ज़्यादा अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव स्वीट स्पॉट के बारे में। आपका क्रिएटिव स्वीट स्पॉट उस जगह को बताया है जहां आपकी क्रिएटिविटी काम करने में सबसे अच्छी होती है। क्रिएटिव काम करना आसान नहीं होता, बल्कि इसमें वक्त और मेहनत लगती है। क्रिएटिविटी के प्रोसेस में आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते हैं, जिन्हें आप बिखेर देते हैं और फिर उन्हें कलेक्ट करके नए और बेहतर थॉट्स बनाते हैं। फिर आप उनमें से एक चुनते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। इस प्रोसेस को डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। इसके अलावा क्रिएटिव काम करने के लिए सही समय चुनना भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि सुबह के समय जब आप सबसे ज़्यादा अवेयर होते हैं। क्रिएटिव काम ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप किसी गाइड बुक की मदद से कर सकते हैं। इसमें कोई लॉजिक या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला काम नहीं आता। क्रिएटिव वर्क एक ऐसा अनोखा थॉट प्रोसेस है जिसे हम अक्सर इंसाइट कहते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट के मुताबिक इंसाइट अचानक हुए एहसास या नज़रिए में हुए बदलाव को कहते हैं। इंसाइट को एक यूरेका मोमेंट भी मान सकते हैं, जो तब होता है जब कुछ मिलने से आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। क्या आपको कभी अचानक से कोई ब्रिलियंट प्लान या आइडिया आया है? उसे ही यूरेका कहते हैं। ये तब हो सकता है जब आपके गाने के कुछ मिसिंग वर्ड्स आपको अचानक से मिल जाते हैं।
या आप अपनी कहानी का एक परफेक्ट प्लॉट ढूंढ निकालते हैं। आप दोबारा कुछ पेंट करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि क्या पेंट करें, तो इसके लिए अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर को पेंट करने के बारे में अचानक याद आना एक यूरेका मोमेंट होगा। दिन के एक खास वक्त के दौरान अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढना आसान हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना दिन इसी वक्त के हिसाब से प्लान करना चाहिए। बस इतना याद रखिएगा कि ये माइंड मैनेजमेंट के बारे में है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं। आपकी एनर्जी हर एक दिन या पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। जैसे जॉब पर आपकी बहुत सी एनर्जी खर्च हो जाती है, ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज करना या अपनी पेंटिंग या नोवेल पर काम करने जैसे काम भी आपकी बहुत सी एनर्जी ले लेते हैं। इसलिए दिन का वो खास वक्त ढूंढ निकालेगा जब आपके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। आपको अपने सर्कैडियन सिस्टम यानी अपने स्लीप साइकिल से भी तालमेल बनाकर रखना होगा। ये सिस्टम आपको दिन में जगे रहने में मदद करता है। इसे ऊपर जाती हुई एक लाइन की तरह सोचिए। जितना ज़्यादा आप जागे रहेंगे उतना ज़्यादा आप अलर्ट रहेंगे, लेकिन जागे रहने के साथ साथ अलर्ट रहने को आपका स्लीप डेप्थ सिस्टम रोक देता है। दूसरे शब्दों में कहे तो अगर आप एक रात अच्छे से नहीं सोएंगे तो आपका स्लीप डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाता है। अपने स्लीप डेप्थ को नीचे जाती हुई एक लाइन की तरह सोचिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को कम करता है। आपके सर्कैडियन सिस्टम और स्लीप डेप्थ दोनों की लाइन दोपहर के शुरुआती वक्त लगभग 2:30 बजे मिलती है। इसी वजह से आप इस वक्त सुस्त और थका हुआ फील करते हैं। अपनी बॉडी क्लॉक को समझने से आपको अपने काम पर आसानी से फोकस करने में मदद मिलती है। बहुत से लोग सुबह बहुत फोकस होकर काम करते हैं। जैसे बेस्ट वायलिन प्लेयर अपने दिन के शुरुआती 2-4 घंटे मन लगाकर प्रैक्टिस करते हैं। मशहूर राइटर वर्जीनिया वुल्फ और साइकोलॉजिस्ट बीएफ ऐसा ही करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह का वक्त वो समय होता है जब लोग पूरी तरीके से जगे हुए और सबसे ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। अपनी क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को हासिल करने के लिए ऑथर ने एक और तरीका बताया है। इसे वो फर्स्ट आवर रूल कहते हैं। अपने काम को पूरा करने में ये उन्हें डिसिप्लिन रहने में मदद करता है। जब आप अपने दिन का सबसे पहला घंटा अपने प्रोजेक्ट पर लगाते हैं तो उसे फर्स्ट आवर रूल कहते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसा करने से आप उस प्रोजेक्ट को जल्दी से पूरा कर पाएंगे। इसे सुनकर ऐसा लग रहा होगा ना कि क्या ऐसा सच में मुमकिन है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम से कीजिए, यानी एक ऐसे काम से जो आपको करना ही है। ऐसा करने से इसे पूरा करने के लिए आपके आलसी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसा करना उस काम में आने वाली रुकावटों को भी रोकता है। अब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी के 4 स्टेजेस के बारे में। जब भी आप कुछ लिख रहे होते हैं या पेंटिंग कर रहे होते हैं तभी आप क्रिएटिव नहीं होते। क्रिएटिव प्रोसेस सिर्फ लिखने या पेंटिंग करने के बारे में नहीं है। सामाजिक मनोविज्ञान विशेषज्ञ ग्राहम वॉलस इसे कंट्रोल के 4 स्टेजेस या क्रिएटिविटी के 4 स्टेजेस कहते हैं। पहला स्टेज प्रिपरेशन है, मतलब तैयारी करना। यह तब होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं। कहानी के कैरेक्टर्स कौन होंगे, गाना कितना लंबा होगा, पेंटिंग के लिए क्या सामान इस्तेमाल होगा। इस स्टेज में आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि आप एक चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया की तरह हो जाते हैं। डेविड ने भी अपनी किताब पर काम इसी तरह से शुरू किया। वो कभी कभी अपने घर में बैठे अपने प्रोजेक्ट के इंफॉर्मेशन सोर्सेज को देखता। उनकी किताबें, अखबार और जर्नल्स उनके चारों तरफ बिखरी हुई रहती। उनके पास एक वाइट बोर्ड भी था जिसमें वो पॉसिबल टॉपिक्स और चैप्टर्स लिखते थे। डेविड का रिसर्च बेकार समय नहीं था, बल्कि ये उसको अगले क्रिएटिविटी के स्टेज तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। दूसरा स्टेज इंक्यूबेशन है। यह तब होता है जब आप एक्टिवली अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे होते, आप कुछ और काम कर रहे होते हैं या फिर अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। हमें बीच में ब्रेक्स लेनी चाहिए। तुरंत एक काम पूरा करने की कोशिश करने से हमेशा काम नहीं होता। ये आपको फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा दिलाएगा। ऐसा करने से आप अपनी क्रिएटिविटी का स्वीट स्पॉट नहीं मिल पाएगा और तीसरे स्टेज पर आने में मुश्किल होगी। तीसरा स्टेज इल्यूमिनेशन है। ये एक यूरेका मोमेंट है जो तब होता है जब आप सडनली कुछ नया और अनोखा सोचने लगते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अगर आप ज़रूरी तैयारी नहीं करते तो आप इस स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे। आपको पहले स्टेज पर बहुत समय बिताना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि पहला स्टेज कैसे आपको तीसरे स्टेज तक पहुंचाता है, और इसके लिए हम द बीटल्स के पॉल एमसी कार्टनी का एग्जाम्पल देखेंगे। पॉल ने एक यादगार गाना एस्टरडे को एक बहुत ही अनोखे तरीके से लिखा था। उसने इस गाने की सरगम अपने सपनों में सुनी थी। जब वो जाग गया तो उसने उस ट्यून को अपने पियानो पर आधी नींद में बजाना शुरू किया और इस तरह इतिहास के एक महान गाने का निर्माण हुआ। पर ये इतना आसान नहीं था। एस्टरडे लिखने से पहले पॉल ने कुछ गाने लिखे और संगीत तैयार किया था। उसने सालों से संगीत बनाया था और क्योंकि उसे एस्टरडे जैसे गाने लिखने की क्षमता थी, उसका काम वहीं रुक नहीं गया। ना ही पॉल ने यह भी ध्यान दिया कि वो 4 स्टेज भी पूरा करे, जो कि वेरिफिकेशन है। पॉल को यकीन नहीं था कि उसने खुद ही अपना गाना लिखा था। उसने सोचा कि ये शायद वो ट्यून है जो उसने पहले सुनी थी। इसलिए पॉल ने 1 साल और इस बात को पूरा करने में लगा दिया कि वो धुन उसकी थी या नहीं।
उसने कठिन परिश्रम किया अपने गाने को बदलने, उसके लिरिक्स को बेहतर बनाने, सरगम और अरेंजमेंट को सुधारने के लिए। अगर आप हर क्रिएटिविटी के स्टेज में अपना समय नहीं बिताते तो आप कभी भी एक मास्टरपीस नहीं बना सकते। आपको इस पूरे प्रोसेस के हर स्टेज से गुजरना होगा। द 7 मेंटल स्टेट्स ऑफ क्रिएटिव वर्क। डेविड का कोई स्ट्रिक्ट रिचुअल यानी रूल नहीं था, लेकिन उनके पास करने के लिए ऐसे काम और जाने के लिए ऐसी जगह थी जो उन्हें लिखने के सही मूड में लाने में मदद करते थे। अपनी छोटी सी नोटबुक में कुछ लिखने के लिए वो जॉन हैंकॉक सेंटर के 95th फ्लोर पर जाते थे। ये थॉट शुरुआत में बिखरे हुए से रहते हैं, लेकिन उन्हें लिखने के बाद डेविड को दूसरी चीज़ें भी दिखने लगती है जो उन्हें लगता था कि अपनी बुक में शामिल करनी चाहिए। जॉन हैंकॉक सेंटर डेविड को उनके थॉट्स को अरेंज करने में मदद करता था। इप्सेंटो कॉफ़ी नाम की एक कॉफ़ी प्लेस थी जो डेविड को बहुत पसंद थी। वहाँ का मन लुभाने वाला खूबसूरत नज़ारा और कॉफ़ी बीन्स की सुगंध उस जगह को राइटिंग के लिए एक आइडियल जगह बनाती है। डेविड की तरह आप भी अपने मेंटल स्टेट के मुताबिक अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं। आपका मेंटल स्टेट इन 7 मेंटल स्टेट में से एक हो सकता है। पहला है प्रायोरिटीज मेंटल स्टेट। यह तब होता है जब आप एक प्लान बनाते हैं। आप ये फैसला लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और आप उसे कैसे हासिल करेंगे। इसमें आप ये भी डिसाइड करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। यही तो डेविड जॉन हैंकॉक सेंटर में करते थे। दूसरा है एक्सप्लोर मेंटल स्टेट। ये रिसर्च करने के बारे में नहीं है। इसमें स्पेसिफिक सवालों के स्पेसिफिक जवाबों की ज़रूरत नहीं होती। एक्सप्लोर मेंटल स्टेट में अपनी क्यूरियोसिटी को खुला छोड़ने और इसके लिए गिल्टी फील ना करने के बारे में कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ पेंट करने की सोच रहे हैं। आपको क्या पेंट करना है, आप इस बात पर रिसर्च करते हैं, लेकिन इस चक्कर में आप पेंटिंग की हिस्ट्री पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देख डालते हैं। आप अपनी क्यूरियोसिटी को फ्री छोड़ देते हैं, यानी आज़ाद कर देते हैं। तीसरा है रिसर्च मेंटल स्टेट। ये ऐसी जगह है जहां आप स्पेसिफिक सवाल और उसके जवाब ढूंढते हैं। डेविड ज़्यादातर वक्त इसी स्टेट में रहते हैं। वो ये रिसर्च करते हैं कि एक चैप्टर को कैसे बनाया जाए या फिर ये कैसे वेरीफाई किया जाए कि अपनी बुक में जो फैक्ट्स वो लिखने वाले हैं वो सही है या नहीं। चौथा है जनरल मेंटल स्टेट। ये वो स्टेट है जहां आप एक्चुअल में काम करते हैं। आप पहले दिए गए मेंटल स्टेट में इकट्ठे किए गए आइडियाज़ को जोड़कर कुछ बनाते हैं, जैसे अपना पहला ड्राफ्ट लिखना। पांचवा है पॉलिश मेंटल स्टेट। ये स्टेट उस काम को एडिट करने और तराशने का है जो आपने पिछले स्टेट में बनाया था। जैसे आप ये ध्यान देते कि आपके सेंटेंस का कोई मतलब हो। पेंटिंग में आप ये चेक करते कि कैनवास पर ऐसी जगह ना छूट गई हो जहां आपने पेंट नहीं किया, या ऐसा कोई कलर तो नहीं जिसे आप ज़्यादा डीप या हल्का करने की ज़रूरत है। छठा है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट। आप हमेशा अपने क्रिएटिव काम पर फोकस नहीं कर सकते। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है जो आपको करनी होगी, जैसे अपने बिल्स भरना और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना। ये मेंटल स्टेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज़ पर भी ध्यान देना होगा। आखिर में रिचार्ज मेंटल स्टेट होता है। इसमें आपको खुद को आराम देने और रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। एक दिन छुट्टी लीजिए या वैकेशन पर जाइए। जब डेविड अपनी बुक को लेकर स्ट्रेस लेते हैं तो वो मसाज लेने चले जाते हैं। कभी कभी फ़नी वीडियो या मूवी देखना भी इसमें मदद कर सकता है। खुद को शांत करने और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए तरीके ढूंढे। अब बात करते हैं क्रिएटिव साइकिल के बारे में। डेविड का बड़ा अजीब सा रूटीन था। रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक वो सिर्फ अपनी बुक पर फोकस करते। सुबह 4 बजे वो लाइट ऑफ करते, अपना कंप्यूटर बंद करते और दोपहर तक सोते रहते। अगले दिन दोपहर में डेविड तैयार होते और कॉफ़ी शॉप चले जाते। वो कैफ़े में तब तक काम करते जब तक उसके बंद होने का वक्त नहीं हो जाता। इसी को डेविड क्रिएटिव साइकिल कहते हैं। ये एक ऐसा रिपीट होने वाला साइकिल है जिसमें अपने काम में आगे बढ़ने के साथ साथ आपको आराम करने का वक्त भी मिलता है। क्रिएटिव साइकिल में क्रिएटिविटी के 4 स्टेज होते हैं, जिसमें आप प्रिपेयर, इनक्यूबेट, इल्यूमिनेट और वेरीफाई करते हैं। क्रिएटिव साइकिल को टाइम पर बेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। यह हफ्तों और यहाँ तक कई अलग अलग मौसम पर बेस्ड हो सकता है। आइए क्रिएटिव साइकिल का एक एग्जाम्पल देखते हैं। बेथ क्रिएटिविटी की पहली स्टेज प्रिपरेशन को रात में करना पसंद करती है। रात की शांति उन्हें फोकस करने में मदद करती है, इसलिए वो अपने गाने के लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन ढूंढ पाती है। वो लगभग 12 बजे सोने चली जाती है और सोने से वो क्रिएटिविटी के दूसरे स्टेज में चली जाती है, जो है इनक्यूबेशन। जब वो सोती है तो बेथ का ध्यान अपने क्रिएटिव काम पर नहीं रहता। इससे सुबह बेथ को आराम और इंस्पायर्ड महसूस होता है। वो क्रिएटिविटी के तीसरे स्टेज में पहुंच जाती है, जो है इल्यूमिनेशन। जब वो अपना ब्रेकफास्ट खाती है तो उन्हें एक आहा मोमेंट मिलता है। उन्हें अपने गाने के सही लफ्ज़ मिल जाते हैं और वो तुरंत उन्हें पास रखे एक टिश्यू पेपर पर लिख देती है। बेथ पूरी दोपहर अपने गाने को सुधारने में लगा देती है। वो कुछ लफ्ज़ों को बेहतर लफ्ज़ों में बदल देती है
और उस धुन को बजाने के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट को चुनती है। अपने माइंड को मैनेज करने के लिए बहुत से ऑप्शंस है, आपको सिर्फ वो ढूंढने की ज़रूरत है जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है। अब बात करते हैं क्रिएटिव सिस्टम के बारे में। एक बार डेविड को डॉक्टर रॉक का इंटरव्यू करना था, जो उनके लिए बहुत इंस्पिरेशनल थे। उन्होंने यूअर ब्रेन एट वर्क नाम की बुक लिखी थी, जिससे डेविड को समझ आया कि क्रिएटिव काम करते समय हमारा दिमाग कैसे काम करता है। इंटरव्यू वाले दिन डेविड को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहला, उनके अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन का शोर था, जिससे रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल हो गया। दूसरा, डेविड नए शहर पनामा सिटी में थे और उन्हें पता नहीं था कि आसपास कोई शांत जगह कहाँ मिलेगी। तीसरा, डॉक्टर रॉक का शेड्यूल बहुत बिजी था, इसलिए इंटरव्यू का समय बदलना पॉसिबल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि डेविड को पॉडकास्ट कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी और डॉक्टर रॉक को ईमेल लिखा। अचानक से उन्होंने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया और इंटरव्यू रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गए। क्रिएटिव सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने क्रिएटिव काम को आसानी से कर सकते हैं। यह आपको समझने में मदद करता है कि आपकी मेंटल एनर्जी का सही यूज़ कैसे करें। क्रिएटिव सिस्टम को ऐसे समझिए जैसे एक छाता जो आपके क्रिएटिव प्रोसेस को कवर करता है। क्रिएटिव सिस्टम को कम से कम एक छोटी क्रिएटिव डोज की ज़रूरत होती है, जैसे एक राइटर के लिए एक पैराग्राफ लिखना। ये छोटी डोज आपको अपनी दूसरी प्रायोरिटीज़ पर ध्यान देने में मदद करती है। ओपन लूप्स भी क्रिएटिव काम के लिए अच्छे होते हैं। जब आप किसी काम को अधूरा छोड़ते हैं तो वो आपके दिमाग में चलता रहता है। जैसे अगर आप अपनी बिल्ली के लिए खाना खत्म होते देख रहे हैं तो आपको मार्केट से बिल्ली का खाना लाने का ध्यान रहता है। ओपन लूप्स आपके दिमाग में जगह घेरते हैं और जब आप उस काम को पूरा कर लेते हैं तो ये जगह खाली हो जाती है। ये नेगेटिव लग सकता है, लेकिन ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए फ़ायदेमंद होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक राइटर है और अपनी बुक के लिए एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो यह आपके दिमाग में एक ओपन लूप बनाता है। धीरे धीरे आप और पैराग्राफ जोड़ते जाते हैं और अपनी बुक पूरी करते हैं। इस तरह आप हर दिन कुछ न कुछ प्रोसेस करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। क्रिएटिव सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप कई ओपन लूप्स रख सकते हैं। एक लूप आपकी स्टोरी के प्लॉट से जुड़ा हो सकता है और दूसरा स्टोरी के कैरेक्टर के बैकग्राउंड से। यह आपको बहाने बनाने से भी रोकता है, क्योंकि मिनिमम क्रिएटिव डोज के लिए बहुत कम समय चाहिए होता है। आजकल की भागती हुई ज़िंदगी में सभी जल्दी जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में लगे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें करने का अपना मज़ा है। उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए और जल्दबाजी मत कीजिए। जैसे कि कहावत है, बड़ी चीज़ें उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए इंतज़ार करते हैं।